हेलो, मैं ऋषिकेश कर्ण और आप सबों को आपका यह अपना चैनल कर्ण केमिस्ट्री क्लासेस पे हार्दिक हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। और जैसा आप लोग प्यार दे रहे हैं, आप लोगों से आशा है कि आप लोग आगे भी इसी तरह से प्यार देते रहिएगा। और जो लोग भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया करके आप लोग आपका जो अपना चैनल है उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन का जो बेलकॉन का ये बटन है उसको आप ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि आपको एग्ज़ाम में माने जितने भी सारे हम वीडियो अपलोड करेंगे वो सारे वीडियो आपको मिलता रहेगा, अपडेट होता रहेगा। तो जैसे आप लोगों को मालूम है कि जो 12th का क्लास है वो स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। 2025-26 का जो बैच है वो स्टार्ट हो चुका है। तो उसमें पहला हम आपको लेक्चर आपके आपका जो ये यूट्यूब चैनल है उस पर हमने अपलोड कर दिया है। दूसरा वीडियो भी अपलोड कर दिया है, तीसरा वीडियो भी अपलोड हो गया है। आज जो हम लोग अपलोड कर रहे हैं वो पार्ट 4 अपलोड हो रही है। तो अगर पूरा वीडियो को देखिएगा एक एक करके, तो आपको एक एक चैप्टर से हमने स्टार्ट किया है शुरू से। हम एक इसका प्ले लिस्ट बना दे रहे हैं, उस प्ले लिस्ट में जाइएगा। जैसे ही आप लोग सर्च कीजिएगा आपको प्ले लिस्ट से एक एक वीडियो आपको लाइन बाय लाइन मिलता जाएगा, ठीक है। तो पार्ट 1 था, पार्ट 2 था, पार्ट 3, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट 4। ओके, तो जिसमें आप लोग टॉपिक देख रहे होगा पीछे से, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। हम लोगों ने पढ़ा था कि सॉलिड जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है क्रिस्टलाइन और दूसरा होता है अमोर्फस। तो हम लोगों ने क्रिस्टलाइन कहते किसको है वो देख लिए थे, अमोर्फस क्या होता है वो देख लिए थे, दोनों में डिफरेंस देख लिए थे। एक आइसोट्रॉपी होता है तो एक एनाइसोट्रॉपी होता है, एक का मेल्टिंग पॉइंट शार्प होता है तो दूसरा का नो शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। ये सारे बात को हम लोगों ने देख लिया था। आज जो हम लोग देख रहे हैं नेक्स्ट, वो देख रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड की हम लोग बात कर रहे हैं तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को हम लोग 4 टाइप्स में क्लासिफाइड करते हैं। पहला आप देख रहे होइएगा लिखा हुआ है मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, दूसरा आप लोग देख रहे होइएगा लिखा हुआ है आयनिक सॉलिड्स, और तीसरा आप लोग देख रहे होइएगा लिखा हुआ है मेटालिक सॉलिड्स, और फोर्थ में आप लोग देख रहे होइएगा लिखा हुआ है कोवैलेंट सॉलिड्स। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड कितने टाइप्स हो गए हैं बोलिए, कितने टाइप्स हो गए हैं? 4 टाइप्स के। पहला मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, दूसरा आयनिक सॉलिड्स, थर्ड में मेटालिक सॉलिड्स, फोर्थ में कोवैलेंट सॉलिड्स। समझ गए हैं? तो जो आपके पास यह सॉलिड है क्रिस्टलाइन सॉलिड, वो हो गए कितने टाइप्स के? 4 टाइप के। तो सबसे पहले हम लोग पूछ रहे हैं कि कौन सा पढ़ा है, तो मॉलिक्यूलर सॉलिड कर रहा है, पहले अपन को पढ़ाइए। नहीं, तो देखिए मॉलिक्यूलर सॉलिड की हम लोग बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो ये जो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होते हैं वह लंदन फोर्स के द्वारा, इसके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो लंदन फोर्स के द्वारा जुड़े होते हैं, ज्वाइंट होते हैं, या डिस्पर्सन फोर्स हम लोग कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा ज्वाइंट होते हैं। फिर मैं आपको आगे बता दूं क्या कहते हैं, डाइपोल डाइपोल होते हैं, नहीं, हाँ, डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन के द्वारा जुड़े होते हैं। तो ये सब सारे फोर्सेस के द्वारा जो भी मॉलिक्यूल्स आपस में ज्वाइंट होते हैं, जुड़े होते हैं, उसे हम लोग मॉलिक्यूलर सॉलिड कहते हैं। समझ गए? कौन कौन सा फोर्स हो गया? डाइपोल डाइपोल हो गया, वंडरवाल फोर्स हो गया, लंदन फोर्स हो गया, या इसी को हम लोग डिस्पर्सन फोर्स भी कहते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया। तो ये सब सारी चीज़ें जो मिलके जो मॉलिक्यूल्स आपस में ज्वाइंट होते हैं, जुड़े होते हैं, ऐड होते हैं, उसको हम लोग मॉलिक्यूलर सॉलिड कहते हैं। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड को हम लोग 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। पहला हो गया नॉन पोलर, दूसरा हो गया पोलर, और थर्ड में हो गया देखिए हाइड्रोजन बॉन्डेड। बात समझ रहे हैं? तो नॉन पोलर, पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डेड क्या होता है समझ लीजिए। अगर मैं बात करूं नॉन पोलर की, किसकी बात करूं? नॉन पोलर का। बात समझ गए हैं? तो देखिएगा सब आदमी, जैसे मैंने यहाँ से लिखा O2, मैंने लिखा H2, मैंने लिखा F2, तो आप ये जो लिख रहे हो ना, ये सब सारे के सारे क्या है? नॉन पोलर। ये सब सारे के सारे क्या है? नॉन पोलर है। समझ गए हैं? अगर मैंने बात किया HCl, ये होता पोलर, H प्लस और Cl माइनस, ये होता पोलर। इसी में अगर आप एटम की बात करेंगे तो जितने भी सारे नोबेल गैस है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये सब सारे आते हैं नॉन पोलर में, नॉन पोलर में। समझिए? और ये सब जो आते हैं ये सब होता है पोलर में। किस में आता है? ये सब पोलर में। बात समझ गए हैं? और जब भी अगर हम हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है,
इसमें हम लोग HBr की भी बात कर सकते हैं, ठीक है, पोलर में आता है। अगर हम लोग बात करेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड की, किसकी बात करेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है समझिएगा सब आदमी। हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है उसको हम लोग याद रखते हैं फोन, क्योंकि हाइड्रोजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाता है। तो हाइड्रोजन जो है जिस हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव बॉन्ड के साथ, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के साथ बॉन्ड बनाएगा वह कहलाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये मेनली आपको बता दे फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये तीनों जो है फोन याद रखना है। फोन, आजकल फोन किसको नहीं याद रहेगा, क्योंकि ये जो फोन है ना, मोबाइल जो है ना, जिसको लोग घुसका हुआ यंत्र कहते हैं, कौन सा यंत्र है यह, घुसका हुआ यंत्र, यह आपके जीवन का एक अहम पार्ट बन चुका है, एक अहम हिस्सा बन चुका है। शायद इसके बिना शायद हम लोग अपने जीवन की अब कल्पना भी नहीं कर पा रहे हैं। बात समझ रहे ना। अगर आपके पास मोबाइल, अगर आप धोखा से घर पे छूट जाए, तो आप अगर ऑफिस आ गए हैं या आप क्लास आ गए हैं, तो आपको समझिए कि क्लास में ध्यान कम है और उस मोबाइल पे ध्यान ज़्यादा है। का है, कहीं किसी का फ़ोन ना आ जाए, नहीं समझे, हाँ, कहीं कोनो सेटिंग का फ़ोन आ गया तो मामला गड़बड़ा जाएगा, कहीं माँ बाप देख लिया, समझें, तो और दिक्कत हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना। इसीलिए यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है। तो हमारा जो माने एक फ़ोन जो है जिसको हम मोबाइल कह रहे हैं, वो हमारे बॉडी का एक अहम पार्ट हो गया, हमारे लाइफ में वह एक वाइटल रोल प्ले कर रहा है। क्लियर है बातें। तो फोन, FON, F से फ्लोरीन, O से ऑक्सीजन और N से नाइट्रोजन, ये तीन ऐसे एलिमेंट है जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है और ये तीनों हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करते हैं। चलते हैं अगले हम लोग देखते हैं। तो अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो हम लोग देख रहे हैं कौन चीज़, सबसे पहले हम लोग देखेंगे, देखिए नन पोलर, पहला आपके पास होगा नन पोलर। आइए हम लोग जानते हैं नन पोलर के बारे में, ठीक है। नन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स क्या होता है समझिए सब आदमी। एटम्स लाइक हम आपको बताए थे आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, ETC, ओके। नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करें तो मॉलिक्यूल्स फॉर्म्ड बाय नन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड्स, मॉलिक्यूल्स फॉर्म्ड बाय कैसा, नन पोलर कोवैलेंट। कोवैलेंट जानते हैं ना, जो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करता है, जिसमें नहीं लिखा था N2, तो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा था। जैसे एग्जांपल में देख लीजिए, मैंने आपको लिखाया था N2, अगर N2 की बात करें तो नाइट्रोजन के पास होता है 3 इलेक्ट्रॉन, इस नाइट्रोजन के पास होता है 3 इलेक्ट्रॉन, ये 3 और 2 कितना हो गया 5, इसके में कितना हो गया 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में। तो यह इसके साथ शेयरिंग करेगा इलेक्ट्रॉन का, ये इसके साथ, दोनों 8 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट कर रहा है और तब ये मिलकर के N2 बनाता है। क्या बनाता है, N2। एज लाइक जस्ट उसी तरह से O2 की बात करें, उसी तरह से H2 की बात करें, तो इसमें भी कोवैलेंट बॉन्ड बनते हैं, बट नन पोलर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। तो जो नन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड्स के द्वारा जुड़ा होता है, जो भी आपके पास एटम देख रहे हैं या मॉलिक्यूल्स देख रहे हैं, वो आपको होते हैं, कहलाते हैं कौन चीज़, नन पोलर। क्या कहलाता है, नन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड कहलाता है। बात समझ में आ रही है। एग्जाम्पल में हम कह सकते हैं, देखिए H2, F2, Cl2, Br2, I2, N2, ETC, ये सब सारे नन पोलर के एग्जाम्पल है। क्लियर है बातें। देखिए दीज सॉलिड्स आर सॉफ्ट एंड नन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यह जो होता है क्या कहते हैं, नन पोलर, वो कैसा होता है, सॉफ्ट होता है एंड नन कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। इलेक्ट्रिसिटी का ये कैसा होता है, नन कंडक्टर, मतलब इससे होकर के इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं करता है। बात समझ गए, ये नन कंडक्टर होते हैं। चलिए नेक्स्ट में, दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट। जैसे ही सॉफ्ट होगा तो इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। एंड आर आइदर लिक्विड और गैसेज एट रूम टेम्परेचर, और यह या तो लिक्विड हो सकता है या तो गैस हो सकता है, कब, रूम टेम्परेचर पर, ओके। देखिए द एटम्स और मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय वीक डिस्पर्सन फोर्स और लंदन फोर्स। कहता है कि ये जो है, ये आपस में हम आपको बताया तो जिसके मॉलिक्यूल्स आपस में ज्वाइंट होंगे, कौन सा फोर्स से, वीक डिस्पर्सन फोर्स या लंदन फोर्स से। किसका मॉलिक्यूल्स, नन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के। तो ये सब सारे बात समझ गए हैं, क्लियर है बातें। क्या हम लोगों ने देखा, एटम लाइक AR, KR, नहीं, जैसे नोबेल गैस मान लेते हैं, नोबेल गैस है, मॉलिक्यूल्स फॉर्म्ड होता है बट किससे, नन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड से। एग्जांपल में H2, F2, Cl2, Br2, I2, N2, ETC।
इसकी प्रॉपर्टीज की हम लोग बात करेंगे तो पहला प्रॉपर्टीज में बोल सकते हैं दीज सॉलिड्स आर सॉफ्ट एंड नॉन मेटल कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दूसरा में हम लोग बोल सकते हैं दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट्स एंड आर आइदर लिक्विड और गैसेज एट रूम टेम्परेचर। समझ गए ना? हाँ, इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है लो होता है और ये रूम टेम्परेचर पर लिक्विड नहीं या गैसेज फॉर्म में होते हैं। द एटम्स और मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड टुगेदर वीक बाय वीक डिस्पर्सन फोर्स और लंदन फोर्स। और ये दोनों जो आपस में इसके जो मॉलिक्यूल्स ज्वाइंट होते हैं वह वीक डिस्पर्सन फोर्स से या लंदन फोर्स से ज्वाइंट होते हैं। ओके, चलिए सेकेंड जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो है पोलर मॉलिक्यूलर। क्या नाम है? पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। तो समझिए सब आदमी, दे कंटेन मॉलिक्यूल्स फॉर्म ड्यू टू पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स। कहता है, अभी हम आपको पढ़ाए हुए थे कि जो पोलर कोवेलेंट से, जो नॉन पोलर से ज्वाइंट होगा वो कहलाएगा नॉन पोलर मॉलिक्यूलर, और जो पोलर कोवेलेंट से ज्वाइंट होंगे वो कहलाएंगे कैसा? पोलर कोवेलेंट। जैसे HCl हो गया, HBr हो गया, SO2 हो गया, NH3 हो गया, ये सब सारे के सारे अपने इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करता है। कोवेलेंट बॉन्ड हम लोग कब बनाते हैं बताइए? कोई भी एटम या मॉलिक्यूल्स कोवेलेंट बॉन्ड कब बनाता है? जब वह एक एटम दूसरे एटम के साथ अपने इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करता है। तो जैसे हाइड्रोजन है वो क्लोरीन के साथ अपने इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर रहा है। समझ गए? मैं अगर बात बताऊं HBr, ये अपने इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर रहा है। समझ गए ना? H और Br। तो इस तरह से ये बनाते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स। क्या बनाते हैं? पोलर मॉलिक्यूल्स। ओके, अब इसकी प्रॉपर्टीज की हम लोग बात करें तो दीज आर सॉफ्ट एंड नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये भी सॉफ्ट होता है और नॉन कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। नेक्स्ट में कहता है देयर मेल्टिंग पॉइंट्स, इसका मेल्टिंग पॉइंट कुछ ज़्यादा होता है, हाई होती है कंपैरिजन नॉन पोलर के। पोलर का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो पोलर के, नॉन पोलर के अपेक्षा, ठीक है, कुछ ज़्यादा होता है। चलिए अगला देख लीजिए। मोस्ट ऑफ दिस आर गैसेज, यह अधिकांशतः रूम टेम्परेचर पर गैस या लिक्विड फॉर्म में होते हैं। ठीक है, मोस्टली कैसा फॉर्म होता है? गैसेज फॉर्म में। इन दीज सॉलिड्स मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड बाय, और ये इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में जो ज्वाइंट होते हैं, जुड़ा होता है इसके मॉलिक्यूल्स, वह स्ट्रेंगर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन से। कैसा है? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। क्लियर है? जैसे मैंने आपको कह दिया HBr और अगर HBr की बात करें, HBr है और HBr है, आपस में ये एक दूसरे से इंटरेक्ट हो रहा है। तो ये जो इंटरेक्ट होता है वो डाइपोल, और इधर भी क्या है? डाइपोल। इससे इंटरेक्ट हो रहा है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। तो जो आपके पास पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड होते हैं वो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन के द्वारा आपस में ज्वाइंट होते हैं, ऐड होते हैं। क्लियर है बातें? चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सॉरी पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, चलिए अब हम लोग देख रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर। अभी आपको बताए थे कि यह हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के थ्रू ज्वाइंट होंगे। तो देख लीजिए, द मॉलिक्यूल्स ऑफ सच सॉलिड्स कंटेन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स बिटवीन H एंड फ्लोरीन F, O और N एटम्स। केवल यही 3 एलिमेंट हैं, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, जिसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होते हैं, बनते हैं। बात समझ रहे हैं ना? हाँ, मैंने बताया था, इसको फोन याद रखना है। A strong hydrogen bonding binds molecules of such solids like, यह हाइड्रोजन बॉन्ड जो बनता है स्ट्रॉन्ग, वह किस मॉलिक्यूल्स के साथ? H2O। बट वह कब? जब वह सॉलिड फॉर्म में होगा, आइस के फॉर्म में होगा। किसके फॉर्म में होगा? आइस के फॉर्म में होगा। ठीक है, तब वहां पर स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। नेक्स्ट कहता है दे आर नॉन कंडक्टर, ये भी क्या होते हैं? नॉन कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी का। चलिए, तो अभी जो हम लोगों ने पढ़ा है पोलर, नॉन पोलर, और उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा है? पोलर, नॉन पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखे है ना। तो उसको हम लोग एक शॉर्ट में एक रिवीजन कैसे कर सकते हैं, वन शॉर्ट में, वो देख लीजिए सब आदमी। या पैरामीटर, ये हो गया नॉन पोलर, ये हो गया पोलर, और ये हो गया हाइड्रोजन बॉन्डेड। पैरामीटर में हम लोग सबसे पहले कौन सी चीज़ को मेजर कर रहे हैं? इसका पहला पैरामीटर है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। तो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स देखिए कैसे होते हैं? नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, इसके हो जाएंगे पोलर मॉलिक्यूल्स, और इसको हो जाएंगे हाइड्रोजन बॉन्डेड। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल में H2Cl2 HeNeCO etc। पोलर में हो गया आपको SO2 HCl etc, और हाइड्रोजन बॉन्ड में हो गया H2O HF नहीं NH3 etc। नेचर ऑफ इंटरेक्शन,
इसका यह जो है इसके नॉन पोलर वो किससे इंटरेक्ट हो रहा था, लंदन फोर्स या डिस्पर्सन फोर्स से। मैं पोलर की बात करूं तो वो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन हो रही थी, और मैं हाइड्रोजन बॉन्डेड की बात करूं तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू इंटरेक्ट हो रहा था। ओके, नेक्स्ट में स्टेट, नॉन पोलर का जो स्टेट होता है वो गैस एंड लिक्विड होते हैं, पोलर का जो होता है वो गैसेज फॉर्म में होते हैं, और ये जो होते हैं हाइड्रोजन बॉन्डेड वो वोलेटाइल लिक्विड फॉर्म में होते हैं। क्लियर है बातें? चलिए अगला देख लीजिए, नेचर ऑफ सॉलिड। तो बताइए इसका नेचर कैसा है सॉलिड का, सॉफ्ट। ये भी कैसा होता है, पोलर भी सॉफ्ट होता है, और हाइड्रोजन बॉन्ड कैसा होता है, सॉफ्ट होता है। तीनों के तीनों सॉफ्ट होते हैं। अगर हम लोग इसकी मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो इसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, इसका थोड़ा सा नॉन पोलर से ज़्यादा होता है, और इसका पोलर से ज़्यादा होता है। मतलब सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन, अगर मेल्टिंग पॉइंट की बात करेंगे तो हाइड्रोजन बॉन्डेड का होगा, समझ गए। सबसे ज़्यादा जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो हाइड्रोजन बॉन्डेड का होगा, उसके बाद होगा पोलर का, उसके बाद होगा नॉन पोलर का, और सबसे लास्ट में कंडक्टिविटी। तो तीनों के तीनों जो होते हैं वो नॉन कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी का। कैसा होता है ये, नॉन कंडक्टर होते हैं। ओके, तो चलिए इस पे कुछ क्वेश्चन है, देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, इसमें से क्रिस्टलाइन सॉलिड कौन सा नहीं है। हम आपको बताए थे कि ये तीनों है, नॉन मेटालिक नहीं है। नॉन मेटालिक की जगह पर मेटालिक होना चाहिए था, यहाँ नॉन मेटालिक है, इसलिए इसका बिल्कुल आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट्स मॉलिक्यूलर सॉलिड। बताइए कौन सा सही होगा, अभी हम आपको बताए थे, किस ऑर्डर का सही होगा, बताइए जल्दी से इसका आंसर। अभी हम तुरंत आपको पढ़ाए हैं, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो बता दें। इसका सही आंसर हो जाएगा, पहले बताए थे सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड, फिर पोलर, फिर नॉन पोलर, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर, सी हो जाएगा, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, इनर्ट गैसेज आर हेल्ड बाय। इनर्ट गैस किसके द्वारा हेल्ड होता है, तो इनर्ट गैस क्या है, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड है, और नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड हम आपको बताए थे किसके द्वारा हेल्ड होता है, बताइएगा, लंदन फोर्स और डिस्पर्सन फोर्स बताए थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो होगा नहीं। ओके, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा डी। चलिए फोर्थ नंबर, वाटर इज एन एग्जांपल ऑफ। वाटर किसका एग्जांपल है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, या नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड का, या पोलर का है, या नन ऑफ दीज है। तो वाटर किसका है, H2O हाइड्रोजन बॉन्डेड का, बताए थे अभी आपको। H2O हो गया, NH3 हो गया, और HF हो गया। क्लियर है बातें? चलिए, तो देखिए ये जो आपका पहला स्लाइड था जिसमें भी हम लोगों ने पढ़ा इसके बारे में, ठीक है, किसके बारे में, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में। ओके, अब जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ने वाले हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में जो पहला हम लोग अभी पढ़े मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, अब हम लोग पढ़ेंगे आयनिक सॉलिड्स। क्या पढ़ेंगे, आयनिक सॉलिड। तो आप लोग बने रहें इस पूरे वीडियो में अंत तक, ठीक है। अब हम लोग आयनिक सॉलिड पे चल रहे हैं। तो देखिए आयनिक सॉलिड है, इसके बाद वाला टॉपिक है आयनिक सॉलिड। चलिए आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, एकदम आराम से बैठे रहिए, इस वीडियो को स्किप नहीं करना है, और अच्छे से इस वीडियो को देखिए। आपका जो तैयारी है केमिस्ट्री का, हम घर बैठे आपकी तैयारी करवा देंगे, बस बिलीव के साथ क्लास को करते रहें, एकदम जोश के साथ। देखिए सॉलिड स्टेट है यूनिट 1, और इसमें अब हम देख रहे हैं आयनिक सॉलिड। क्या देख रहे हैं, आयनिक सॉलिड। तो समझिए सब आदमी, मैं अगर आयनिक सॉलिड की बात करूं तो यहाँ पर लिखा हुआ है आयनिक सॉलिड्स। आयनिक सॉलिड्स क्या होता है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग आयनिक सॉलिड्स के अंदर में एक चीज़ जानेंगे कि आयन होते हैं 2 टाइप्स के। आयनिक सॉलिड को जानने के लिए पहले हम लोगों को आयन को जानना होगा। आयन, आयन होते हैं 2 टाइप्स के। कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के। एक होता है, बता दें, कैट आयन, और एक होता है एन आयन। मैं अगर बात करूं कैट आयन का, तो कैट आयन पे होता है पॉजिटिव चार्ज, और एन आयन पर होता है निगेटिव चार्ज। ओके, अब हम लोग यहाँ से देख रहे हैं कैटायन की अगर हम लोग बात करें, तो कैटायन जो है, जैसे मैंने कहा Na+, यह इलेक्ट्रॉन को लॉस करके बनता है, जैसे 281 है, तो यहाँ हो जाएगा Na+, क्योंकि 2 और 8 हो जाएगा। हर एक एलिमेंट इनर्ट गैस की तरह बनना चाहता है। किसकी तरह बनना चाहता है, इनर्ट गैस की तरह बनना चाहता है। इनर्ट गैस कौन सा होता है बताइएगा, इनर्ट गैस कौन कौन सा होता है, तो देखिए सवाल में ध्यान से, इनर्ट गैस कौन कौन सा होता है, आइए हम आपको बताते हैं। आप लोग पढ़े होइएगा हीना और करीना का एक्सरे रंगीनाया।
इसका होता है 2, एटॉमिक नंबर इसका होता है 10, इसका होता है 18, इसका होता है 36, इसका होता है 54, 54, इसका होता है 86, 86। ठीक है, तो ये जो सोडियम है, ये सोडियम का होता है 11 एटॉमिक नंबर। तो यह चाहता है कि हम भी इनर्ट गैस बने, इनर्ट गैस की तरह बन जाए। क्यों? क्योंकि इनर्ट गैस केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, समझ रहे हैं ना। तो ये भी इनर्ट की तरह बनना चाहता है, तो ये इनर्ट की तरह बनेगा, बट कब बनेगा? जब वह इसमें से कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अपने एटॉमिक नंबर को यह कंप्लीट कर लेगा, उसके उस तक पहुंच जाएगा। तो 11 है, तो इसके सबसे नियरेस्ट आ रहा है नियॉन, इसको 10 बनाना है। ठीक है, मतलब अपने आउटर मोस्ट में या 8 इलेक्ट्रॉन, हर एक के आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं इनर्ट गैस में, तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना है। वैसे भी हम लोग जान सकते हैं या 8 आ 2 10, इसको 10 पूरा करना है। तो एक इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से लॉस कर जाएगा तो 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, या एक इलेक्ट्रॉन जब हट जाएगा तो इसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे। तो इसको एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करना है। जैसे ये एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो Na+ हो जाता है। अब 11 से हो गया 10, अब ये Ne के तरह इनर्ट गैस की तरह बिहेव करने लगा। बात समझ रहे हैं? तो इस पर पॉजिटिव चार्ज, इसलिए इसको कैटायन कहते हैं। एनायन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है। मैं अगर बात करूं क्लोरीन का तो 2 8 7 होता है आउटर मोस्ट में। वैसे भी अगर हम देखते हैं तो इसको 8 पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, तो 2 8 8 बना लेता है। या क्लोरीन का 17 होता है एटॉमिक नंबर, तो यह किसके नियरेस्ट में होता है? Ar 18 के नियरेस्ट में। यह 18 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहेगा तो उसमें है 17 और एक ले लेगा तो 18 पुर जाएगा। तो 17 में 7 एक ले लिया तो और कितना हो गया? 8। अब देखिए 18 हो गया, तो एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। तो जो एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा उस पर एनायन मतलब ऋणात्मक चार्ज होता है, और जो एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लॉस करता है उस पर कैटायन, दैट मीन्स इसको हम लोग बोलते हैं नेगेटिव चार्जेस होते हैं इसके ऊपर। तो आयन समझ गया सब आदमी। एक बात और मैं आपको बता दूं, जो पॉजिटिव वाले कैटायन होते हैं यह स्मॉल साइज का होता है, स्मॉल साइज इसका होता है। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका लार्ज साइज हो जाएगा, ठीक है, या ग्रेटर साइज हो जाएगा। ठीक है, लार्ज साइज होगा और इसका जो साइज होता है वो स्मॉल हो जाता है, समझे ना। क्योंकि यह इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन लॉस करने से इसके जो नंबर ऑफ ऑर्बिट है वो कम हो जाता है। यह इलेक्ट्रॉन जैसे ही गेन करेगा तो इसमें थोड़ा सा ऑर्बिट जो होते हैं नहीं, हाँ, तो इसकी जो साइज है वो इंक्रीज कर जाता है। तो हम लोग यहाँ से देख सकते हैं, देखिए आयनिक सॉलिड्स के बारे में हम लोग जान रहे हैं। देखिए कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ आयनिक सॉलिड्स आर, कैसा होता है? स्मॉल साइज पॉजिटिवली चार्ज, बताए थे अभी कैटायन। तो कैटायन का होता है छोटा साइज और एनायन का होता है बड़ा साइज। ओके, देखिए रिलेटिवली ग्रेटर साइज नेगेटिवली चार्ज्ड एनायन, नेगेटिव चार्ज होता है एनायन। इसका एग्जांपल हो गया NaCl KCl ETC। ठीक है, अब देखिए अगर इसकी हम लोग बात करें डिफिनीशन, नहीं इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो लिखा हुआ आयनिक सॉलिड्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इन द आयंस ऑफ, दो आयंस, एक प्लस और एक माइनस। एक क्रिस्टल जो है वो NaCl का हम क्रिस्टल ले रहे हैं। ठीक है, तो Na का साइज छोटा है और Cl का साइज बड़ा है, ग्रेटर देन है, देख रहे हैं ना, तो बड़ा होता है। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि जो Cl- है और Na+ है, तो इस दोनों के बीच में अट्रैक्शन होता है। तो लिखा हुआ है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द आयंस ऑफ अपोजिट, कैसा होता है? अपोजिट चार्ज। अपोजिट चार्ज जब होगा, एक प्लस और एक माइनस, तो उस पर अट्रैक्शन होगी। अपोजिट चार्ज पे क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। लेकिन जब हम लोग उसी में कह दे सेम चार्ज होगा, सेम चार्ज, यहाँ देख रहे हैं पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव है, तो सेम चार्ज में रिपल्सन होता है। तो लिखा हुआ है फोर्स ऑफ रिपल्सन्स बिटवीन द आयंस ऑफ सेम चार्ज, सेम चार्ज में रिपल्सन और डिफरेंट चार्ज में या अपोजिट चार्ज में अट्रैक्शन होता है, जिससे हमारा आयनिक सॉलिड्स फॉर्म होते हैं। ओके, अब यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं इस स्ट्रक्चर में खासकर आयनिक सॉलिड जो होता है वह इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इलेक्ट्रिकली कैसा होता है? न्यूट्रल। यह न्यूट्रल कब होगा? तो जब इसमें कैटायन और एनायन दोनों का नंबर इक्वल हो जाए, इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड इक्वल नंबर ऑफ एनायन। अगर जितना सोडियम है Na+ उतना ही Cl- है। अगर 10 Na+ है और 10 Cl- है तो 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो उस पर कोई चार्ज हुआ क्या? चार्ज हो गया 0। बात समझ गया ना। चार्ज कब होगा? चार्ज तो तब होगा जब आपका नंबर ऑफ जो कैटायन और एनायन है वो सेम नहीं हो। हमने कहा 10 गो पॉजिटिव वाला चार्ज है और 10 गो निगेटिव वाला चार्ज है, दोनों तो बराबर है ना जी, दोनों बराबर है, तो दोनों क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, तो इस पर चार्ज 0। लेकिन जब 10 गो होगा पॉजिटिव चार्ज और 9 गो होगा निगेटिव चार्ज,
इस कंडीशन में इस पे पॉजिटिव चार्जेज होंगे, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज का जो संख्या है वो बढ़ रहा है, इसकी संख्या कम हो रही है, तो इसको हम लोग कैटायन बोलेंगे, समझ गए। इस पे पॉजिटिव चार्जेस हो रहे हैं। तो कहता है जो आपके पास आयनिक सॉलिड्स होते हैं वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। क्यों? क्योंकि जितना कैटायन चार्जेज होते हैं, जितना कैटायन होता है उतना ही इसमें एनायन भी होते हैं, समझे। जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज भी होते हैं। तो देखिए यहाँ से सब आदमी ध्यान से, द टोटल चार्ज इन आयनिक सॉलिड्स आर, ये वेल बैलेंस्ड होते हैं, हेंस दे आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, अभी बताए थे। चलिए देखिए, अभी हम जानते हैं इसके चारों ओर जो सराउंडेड जो है, ये जो आप देख रहे हैं ये है आपका पास एनायन है। एनायन के चारों ओर जितना एनायन वाले पार्ट्स होंगे उतना ही कैटायन वाले पार्ट्स होंगे। 1 2 3 4 एनायन है तो 4 गो कैटायन भी होगा, समझ गए। चलिए, इसलिए कहते हैं सच अरेंजमेंट इन आयनिक डिपेंड्स ऑन 3 फैक्टर। इसीलिए जो आयनिक अरेंज, ये जो होते हैं क्या कहते हैं उसको, सॉलिड्स होते हैं, उसके जो पार्टिकल्स अरेंजमेंट होते हैं, अरेंज्ड होते हैं, वह डिपेंड करता है 3 फैक्टर पे, 3 फैक्टर पे डिपेंड करता है। पहला फैक्टर होता है साइज ऑफ आयन, दूसरा फैक्टर होता है चार्ज ऑफ आयन, और थर्ड फैक्टर होता है एक्सटेंट ऑफ पोलराइजेशन ऑफ एन आयन। थर्ड क्या होता है? एक्सटेंट ऑफ पोलराइजेशन ऑफ एन आयन। ये तीनों बातें पर यह डिपेंड करता है, तीनों फैक्टर पे ये डिपेंड करता है। ओके, अब हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड की प्रॉपर्टीज क्या है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो देखिए, आयनिक सॉलिड्स आर हार्ड एंड ब्रिटल। यह हार्ड भी होता है और ब्रिटल भी होता है। ब्रिटल मतलब हम लोग भंगूर कहते हैं, ठीक है। जिसको मारेंगे ना तो वो बुकनी बुकनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बुकनी बुकनी, बुझे। उसको मारेंगे तो काफी हो जाएगा रे, बुकनी बुकनी, तो उसको हम लोग भंगूर कहते हैं। आयनिक सॉलिड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, हार्ड है तो हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा ही। आयनिक सॉलिड्स आर नॉन कंडक्टर। देखो ये हमेशा याद रखिएगा, जब भी यह सॉलिड फॉर्म में रहेगा तो ये नॉन कंडक्टर होता है, इलेक्ट्रिसिटी का बेड कंडक्टर होता है। बट जैसे ही आप इसको एक्वस फॉर्म में ले जाइए, फ्यूज के फॉर्म में ले जाइए, ठीक है, या आप इसको क्या कहते हैं उसको, नहीं, उसके बाद कहता है मेल्ट के फॉर्म में ले जाइए, मेल्ट स्टेट में ले जाइए, तो जैसे आप इसको इस फॉर्म में लेके आते हैं तो ये इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर हो जाता है। आप लोग इसलिए देखते होइएगा, जो अर्थिंग दिया जाता है उसमें नमक देने के बाद उसमें पानी को डाल दिया जाता है, क्योंकि पानी में जैसे जाएगा तो वो आयंस के फॉर्म में टूटेगा, तब तो वो अपने इलेक्ट्रॉन को करंट को पास करेगा। लेकिन जब सॉलिड फॉर्म में होता है तो वो आयंस के फॉर्म में टूटता नहीं है, वो न्यूट्रल होता है। अभी मैंने बताया ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो जब तक यह NaCl या हम लोग अगर आयनिक सॉलिड की बात करें वह सॉलिड फॉर्म में होगा तब तक वह न्यूट्रल होगा, वो बेड कंडक्टर होगा इलेक्ट्रिसिटी का। लेकिन जैसे ही वह मोल्टेन स्टेट में जाएगा या एक्वस स्टेट में जाएगा या फ्यूज्ड स्टेट में जाएगा तो वह गुड कंडक्टर हो जाएगा इलेक्ट्रिसिटी का। और इसके ऊपर एक शीर फोर्स लगता है। देखिए ध्यान से सब आदमी, कहता है ऑन एप्लीकेशन ऑफ शीर फोर्स। जैसे हम लोग इसके ऊपर शीर फोर्स अप्लाई करते हैं तो देखिएगा ध्यान से, थोड़ा सा इसके अंदर स्लाइड होता है, देख रहे हैं ना, स्लाइड होता है। क्या होता है? स्लाइड। तो स्लाइड होने से नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, दोनों जो सेम चार्ज है वो आपस में आ जाते हैं, ठीक है। तो आपस में एक समान आने पर क्या हो जाता है? दोनों में रिपल्सन होगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, अब इसमें रिपल्सन होगा, रिपल्सन होकर के ये फ्रैक्चर्ड हो जाते हैं, देख रहे हैं ना। तो लिखा हुआ है यहाँ पे क्रिस्टल नहीं अंडरगोज, क्या हो जाता है? यह फ्रैक्चर्ड हो जाते हैं। क्लियर है बातें? चलिए, तो इस पे कौन सा फोर्स अप्लाई हो रहा है? शीर फोर्स अप्लाई हो रही है। चलिए पहला क्वेश्चन इस पे, आयनिक सॉलिड्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू। आयनिक सॉलिड किसके कारण बनता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन आयन और सेम चार्ज। सेकंड में कहता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन आयंस और अपोजिट चार्ज। थर्ड में कह रहा है फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन आयनिक और सेम चार्ज। और फोर्थ में है बोथ बी एंड सी। आपसे कह रहा है कि जो आपके पास आयनिक सॉलिड है वो कैसे बनता है, बताइए। आयनिक सॉलिड कैसे बनता है? आयनिक सॉलिड कैसे बनेगा बताइए। तो मैं बता दूं, आयनिक सॉलिड जो है वो बनता है कब? जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, अपोजिट चार्ज होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और अगर सेम चार्ज होगा तो फोर्स ऑफ, ठीक है, क्या हो जाएगा? रिपल्सन। सेम चार्ज में फोर्स ऑफ रिपल्सन, अपोजिट चार्ज में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो बी और सी दोनों सही आंसर हो जाएगा। अरेंजमेंट ऑफ आयंस इन आयनिक सॉलिड्स डिपेंड्स ऑन। कहता है जो अरेंजमेंट होता है आयनिक सॉलिड्स, वो नहीं, आयंस उसके किस किस पे डिपेंड होते हैं? साइज ऑफ एटम, चार्ज ऑफ एटम, पोलराइजेशन ऑफ आयन, और ऑल ऑफ द एबव। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द एबव। ये अभी बताए थे, तीनों चीज पे ये डिपेंड करता है, ठीक है। नेक्स्ट में कह रहा है आयनिक सॉलिड्स आर, आयनिक सॉलिड्स होते हैं हार्ड,
ब्रिटल, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस सॉल्यूशन, या होता है बोथ ए एंड बी। तो मैंने आपको इसमें से कह रहा है आयनिक सॉलिड्स। और आयनिक सॉलिड्स क्या होता है, हार्ड भी होता है, ब्रिटल भी होता है। और जब भी यह एक्वस सॉल्यूशन में होगा तो गुड कंडक्टर होगा, या इसका कंडक्टर होता है, बट यहाँ पर लिखा है नॉन कंडक्टर, ये गलत है। तो इसका सेंस हो जाएगा डी, बोथ ए एंड बी। अगला कह रहा है ऑन एप्लीकेशंस ऑफ शियर फोर्स आयनिक सॉलिड्स। कहता है शियर फोर्स जब हम लोग अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, स्लाइड ओवर ईच अदर, या कहता है आर फ्रैक्चर्ड। उसके बाद कहता है सो नो इफेक्ट, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, या बोथ ए एंड बी। अब ये बताए थे ए एंड बी, ये आंसर हो जाएगा। तो बातें समझ में आ रही है, क्या क्लियर है? प्रत्येक टॉपिक बाय टॉपिक हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहे हैं, और ऑब्जेक्टिव आपको रटने की जरूरत नहीं है। अगर आप अभी से कंटिन्यूस को पढ़ते रहिएगा तो होता क्या है कि हम लास्ट टाइम में, जब अभी से आप इसको सही से नहीं पढ़ेंगे थोड़ी को ना, तो लास्ट टाइम में आप इसी ऑब्जेक्टिव के पीछे भागने का कोशिश कीजिएगा, जो ऑब्जेक्टिव हम अभी से आपको दे रहे हैं। समझ रहे हैं ना? हाँ, कंटिन्यू दे रहे हैं। लाइव क्लास भी हम लोग ऑब्जेक्टिव आएंगे, उस दिन हम आपको बता देंगे। अब जो हम लोग पढ़ेंगे, जो भी बताए थे क्रिस्टलाइन 4 प्रकार के होते हैं, उसमें से हम मॉलिक्यूलर पढ़ चुके हैं, आयनिक पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़े हैं कौन सा, मेटालिक सॉलिड। तो मेटालिक नामे से क्लियर है, मेटल। देख लेते हैं, यह मेटालिक बॉन्ड्स के थ्रू आपस में ज्वाइंट होते हैं। कौन सा बॉन्ड्स के थ्रू ज्वाइंट होता है, मेटालिक बॉन्ड्स। ये मेटल है, देख रहे हैं ना, इसको हम लोग बोलते हैं मेटल एटम है। अब कहता है दिस मेटल एटम कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये जो सारी जो है किससे कंसिस्टेड होते हैं, देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन, देख रहे हैं ना। तो इसका जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होता है, मेटल हैव लो आयोनाइजेशन पोटेंशियल। आयोनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं किसको है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, या इसी को हम लोग आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी कहते हैं। 11th में आप लोग पढ़े होइएगा कि जब भी कोई एटम है, सपोज दैट यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है नहीं, और यहाँ भी आपके पास इलेक्ट्रॉन है, अभी क्लियर है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है, तो आउटर मोस्ट कौन हो गया, ये। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट से, आउटर ऑर्बिट से जो इलेक्ट्रॉन को हम लोग बाहर निकालते हैं, ठीक है, इसको रिलीज करते हैं, यहां से बाहर निकालते हैं, तो इसको निकालने में कुछ ना कुछ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी वही कहलाएगा कौन चीज, आयोनाइजेशन एंथैल्पी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल कहलाता है। तो जो मेटल होते हैं, जो जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा, उसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी उतनी कम होगी। जिसमें इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की कैपेसिटी ज़्यादा होती है, उसकी जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो ज़्यादा, सॉरी, जिसको हम लोग, जिस इलेक्ट्रॉन को निकालने में एनर्जी ज़्यादा लगेगा, ठीक है, एनर्जी क्या लगेगी, ज़्यादा लगेगी, उसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी उतना ज़्यादा होगा। क्लियर है बात है? आप किसी को ऐसे करके आप पकड़े हुए हो तो कोई आकर के आसानी से आपको छीन के ले जाएगा, तो इसमें आपको फोर्स कम लग रहा है, दैट मीन्स आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम हुआ। आप किसी को आप ऐसे करके पकड़े हुए, एकदम दिल के करीब है, आपके बहुत हर्ट के नज़दीक है, और आप कोई आपसे छुड़ाना चाहेगा उसको, क्या आसानी से आप छोड़ दोगे उसको, या उसको कम फोर्स लगेगा या ज़्यादा एनर्जी लगेगा उसको, आप उसको हटाने के लिए, आपके नज़दीक से, जो आपके दिल के करीब, उसको वहाँ से दूर करने के लिए कितना टाइम लगेगा, कितना एनर्जी लगेगा, ज़्यादा एनर्जी लगेगा, यस या नो? तो ज़्यादा एनर्जी लगेगी, दैट मीन्स आयोनाइजेशन एंथैल्पी वहाँ पर ज़्यादा हो जाएगा। तो जिस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, उसी हम लोग उसका जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल होता है, वो उतना ज़्यादा होता है। क्लियर है बात है? तो यहाँ कहता है मेटल जो है, मेटल के इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करने में एनर्जी कम लगती है, तो जिसके कारण यहाँ पर कह रहा है कि जो इसकी आयोनाइजेशन पोटेंशियल है वो लो होता है, कम होता है। तो लिखा हुआ है मेटल्स हैव लो आयोनाइजेशन पोटेंशियल। ओके, देख लीजिए, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव, अभी बताया तो मोस्ट लॉसली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, नहीं वैलेंसी। चलिए देखिए, तो देख रहे हैं हम लोग यहाँ से ये आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है, देख रहे हैं ना। फिर से एक बार देख लीजिए, आप आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, लॉस कर रहा है। तो जिसके कारण ये जो मेटल होते हैं अब आयंस के फॉर्म में हो गए। अब ये किसके फॉर्म में हो गया, आयंस के फॉर्म में। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कर्नेल। क्या बोलते हैं, कर्नेल बोलते हैं। ओके, मेटल आयन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कर्नेल। और यहाँ जो इलेक्ट्रॉन आप जा रहा है वो फ्री स्टेट में है, तो इसको हम लोग या तो फ्री इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, या डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, या इसी को हम लोग मोबाइल इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। ओके, चलिए पहला पॉइंट क्या कहता है, देखिए पहला पॉइंट समझिए क्या कह रहा है। द कॉन्स्टिट्यूएंट्स नहीं पार्टिकल्स इन मेटालिक सॉलिड्स आर मेटल आयन एंड फ्री इलेक्ट्रॉन। अभी ये बताए थे कि जिसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है वो मेटालिक सॉलिड्स नहीं मेटल आयन है, और क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन है। और जो मेटालिक आयन और फ्री इलेक्ट्रॉन जो आपस में कंबाइंड होते हैं, ज्वाइंट होते हैं, वो उसको हम लोग बोलते हैं मेटालिक बॉन्ड। किससे ज्वाइंट होते हैं, मेटालिक बॉन्ड से। तो लिखा है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन
कर्नेल एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स, कर्नेल दैट मीन्स मेटल आयन, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स या इसको मोबाइल इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, इज कॉल्ड मेटालिक बॉन्ड। ओके, दे आर गुड कंडक्टर। हम लोग जानते हैं कि जो आयरन होते हैं, लोहा या कोई भी मेटल, वो गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, उससे होकर के करंट जो है आसानी से पास करता है। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का। दे आर हार्ड, ये हार्ड भी होता है, मेलेबल भी होता है, डक्टाइल भी होता है। आप लोग हिंदी में सुने होइएगा कि आघात वर्ध और तन्य, वही है मेलेबल एंड डक्टाइल। ओके, जो हम लोग इसको पीट पीट करके चादर की तरह फैला सकते हैं या तार की तरह खींच सकते हैं। ओके, दे आर हाई मेल्टिंग पॉइंट, इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट होती है वो हाई होती है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों हाई होता है। ठीक है, दे पोजेज लस्टर एंड कलर, यह चमकीला भी होता है और रंगीन भी होता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है इसमें, मेटालिक सॉलिड कंसिस्ट ऑफ, मेटालिक सॉलिड किससे मिलकर बना हुआ है? मेटल आयन, कर्नल या मोबाइल इलेक्ट्रॉन या ऑल ऑफ द एबव। सही से बताइए जल्दी जल्दी, मेटालिक सॉलिड किससे मिलकर बना हुआ है? ऑल ऑफ द एबव। अभी बताए थे मेटल आयन को ही कर्नेल बोलते हैं, और मोबाइल इलेक्ट्रॉन जिसको फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं, उसी से मिलकर तो बना हुआ है। कर्नेल क्या है? मेटल आयन है या फ्री इलेक्ट्रॉन है या मेटालिक सॉलिड है या बोथ ए एंड सी है। तब ये बताए थे कर्नेल हम लोग किसको कहते हैं? मेटल आयन को कहते हैं। ओके, विच इज नॉट अ प्रॉपर्टीज ऑफ मेटालिक सॉलिड, कहते हैं इसमें से चार ऑप्शन में से मेटालिक प्रॉपर्टीज कौन नहीं है, वो आपसे पूछ रहा है। पहला लस्टर्स, दूसरा सॉफ्ट, थर्ड में हाई मेल्टिंग पॉइंट्स, और गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो हम आपको बताए थे ये और ये सब के सब प्रॉपर्टीज है, बट पूछ रहा कौन नहीं है, तो सॉफ्ट, ये हार्ड होता है, जबकि यहाँ पर लिखा हुआ सॉफ्ट, तो ये गलत हो गया, और जो गलत होगा वही इसका सही आंसर होगा, इसीलिए इसका बी आंसर हो जाएगा। मेटालिक बॉन्ड इज फोर्स ऑफ बिटवीन, देखो तो कहता है अट्रैक्शन, किस किस के बीच में अट्रैक्शन होता है बताइए। अभी हम बताए थे अट्रैक्शन बिटवीन किसके बीच में? मेटल आयन एंड फ्री इलेक्ट्रॉन, और मेटल आयन को ही हम लोग कर्नेल बोलते हैं, और फ्री इलेक्ट्रॉन को हम लोग मोबाइल इलेक्ट्रॉन कहते हैं, इसीलिए बोथ बी एंड सी हो जाएगा। ओके, चलिए अब हम लोग लास्ट पढ़ रहे हैं कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड। इसी को हम लोग कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड, कोवैलेंट को ही दूसरा नाम कहते हैं नेटवर्क सॉलिड। जो आपके 2024 में जो एग्जाम हुआ था बोर्ड का, बिहार बोर्ड का, उसमें पूछा हुआ था व्हाट इज नेटवर्क सॉलिड। ओके, तो चलिए हम लोग चलते हैं। कोवैलेंट जानते ही हैं, जो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेगा। तो चलिए लिखा हुआ है कोवैलेंट में, दीज आर नॉन मेटल क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर फॉर्म्ड द फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स बिटवीन द एडजेसेंट एटम थ्रू आउट द क्रिस्टल। अभी हम आपको बताए थे कि यह कैसा होता है? नॉन मेटल क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं। ओके, इसमें सारे के सारे नॉन मेटल होते हैं क्रिस्टलाइन। जैसे मैंने कहा कार्बन, ग्रेफाइट हो गया, ग्रेफाइट होता है नॉन मेटल, ये नॉन मेटालिक्स क्रिस्टलाइज्ड होते हैं। मैंने बात करा किसका? जैसे ग्रेफाइट का बात कर लिया, समझ गए, या सिलिकॉन कार्बाइड का बात किया। तो ये सारे के सारे कोवैलेंट होते हैं, ये सॉलिड होते हैं, और वो कैसे होते हैं? नॉन मेटालिक क्रिस्टलाइंस होते हैं। दे आर जेंट मॉलिक्यूल, जेंट मॉलिक्यूल मतलब जानते हैं क्या होता है? यह एक बड़ा मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है, जेंट मॉलिक्यूल्स। कोवैलेंट बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्ग एंड डायरेक्शनल, यह कैसा होता है? मजबूत भी होता है और दिशात्मक भी होती है, डायरेक्शनल भी होता है यह। ओके, दीज सॉलिड्स आर वेरी हार्ड एंड ब्रिटल, यह जो है सो बहुत ही कठोर भी होता है, हार्ड भी होता है, और ब्रिटल मतलब भंगुर। ओके, दे हैव एक्सट्रीमली हाई मेल्टिंग पॉइंट्स, इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट्स होती हैं वो ज़्यादा काफ़ी नहीं है, हाई होता है, बट इसको मेल्ट करने से पहले हम डिकम्पोज कर सकते हैं, मे डिकम्पोज बिफोर मेल्टिंग। ओके, मेल्ट करने से पहले आप इसको क्या कर सकते हो? डिकम्पोज कर सकते हो। दे आर इंसुलेटर एंड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, यह जो होता है इलेक्ट्रिसिटी से पास नहीं होती है कोवैलेंट से। जैसे डायमंड हो गया, तो डायमंड से तो पास होता ही नहीं है। बट मैं आपको बता दूं, ग्रेफाइट जो है इसके एक्सेप्शन में आता है, क्योंकि ग्रेफाइट से इलेक्ट्रिक करंट पास होती है, क्योंकि उसमें एक इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। हम लोग जो डायमंड को लिखते हैं C4, इसमें कार्बन 4 होता है, बट ग्रेफाइट में कार्बन 3 होते हैं। कार्बन 3 होने के कारण कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, जबकि ग्रेफाइट में 3 बॉन्ड बना पाता है, तो एक इलेक्ट्रॉन उसके अंदर में फ्री होते हैं, इसीलिए वह इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है ग्रेफाइट। क्लियर है? फ्री इलेक्ट्रॉन होने के कारण। बट आपको बता दें, डायमंड और सिलिकॉन कार्बाइड, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, यह डायमंड का स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, इसीलिए यह बैड कंडक्टर होता है।
चलिए, ग्रेफाइट इज अ सॉफ्ट सॉलिड कंडक्टर। ग्रेफाइट कैसा होता है? सॉफ्ट सॉलिड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रो इट इज नेटवर्क सॉलिड। और कहता है इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन इन ग्रेफाइट। ग्रेफाइट में कौन सा इलेक्ट्रॉन होता है? अभी ये बताए थे, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, आर रिस्पॉन्सिबल फॉर गुड कंडक्टर। इसी और वही जो है सो इसको गुड कंडक्टर बनाने में क्या है? उत्तरदायित्व है, नहीं वही, उसी के कारण वह ग्रेफाइट जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है, समझे? हाँ चलिए, ग्रेफाइट हैज़ लेयर लेटिस स्ट्रक्चर। इसमें जो होता है लेयर बाय लेयर क्या होता है? लेटिस स्ट्रक्चर होते हैं। तो देख लीजिए, इसका हम लोग स्ट्रक्चर देख रहे हैं, देख रहे हैं लेयर बाय लेयर, देख रहे हैं ना, ये इसका स्ट्रक्चर है। क्लियर है बातें? ये लेयर बाय लेयर इसका स्ट्रक्चर हो रहा है, देख रहे हैं? चलिए, तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है? तो हम लोग आज का जो क्लास है हम लोग यहीं पर इसको क्लास को ड्रॉप करते हैं, क्योंकि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के जो टाइप है वो 4 टाइप्स के होते हैं। वो चारों टाइप को हमने आपके एक एक करके बता दिया है। आयनिक सॉलिड्स, उसके बाद हमने बताया था, सबसे पहले बताया मॉलिकुलर सॉलिड, फिर बताया आयनिक सॉलिड्स, फिर बताया मेटालिक सॉलिड्स, और लास्ट में हम लोग पढ़े कोवैलेंट, या इसी को बोलते हैं नेटवर्क सॉलिड। क्लियर है? तो इस वीडियो को आप लोग जरूर अच्छे से देखेंगे ताकि ये चारों सॉलिड्स आपको समझ में आ जाए, और इससे रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा वो भी हम आपको बताए भी हैं और आगे भी हम लोग देखेंगे। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू। इति श्री रेवाखंडित अध्याय समाप्त। आपकी क्लास आज यहीं पर समाप्त होती है, फिर हम लोग नेक्स्ट मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग हंसते और मुस्कुराते और खिलखिलाते रहें और किसी का यह वीडियो देखते रहें। यह चौथा वीडियो, पहला जो यूनिट है सॉलिड स्टेट, इसका यह चौथा वीडियो है। ज़रूर 1 से लेकर के इस 4 वीडियो तक आप लोग देखेंगे, तब जाकर के आपको सारी बातें इस चैप्टर का समझ में आएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।